आइए समझते हैं मानव में पोषण का एक और टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक एक्चुअल में आपका हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मुख गुहा। मुख गुहा में हमने दांत को पढ़ लिया, हमने जीभ को पढ़ लिया। अगला हमें टॉपिक किसको पढ़ना है, पढ़ना तो वास्तव में लार ग्रंथि को है, लेकिन चूंकि लार ग्रंथि को चैप्टर में आगे ग्रंथि वाले टॉपिक में दिया हुआ है तो यहां हम लार ग्रंथि को नहीं पढ़ेंगे। हाँ, क्या इसके बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां तो लिख देंगे। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। बस इससे यही एक सवाल बनना है। हाँ, हालांकि जब आगे ग्रंथि हम पढ़ेंगे तो वहां हम लार ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम ग्रंथि पढ़ेंगे तब, है ना। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा है ग्रसनी। ग्रसनी को क्या याद रखोगे भाई, तो देखिए इंपॉर्टेंट है। ग्रसनी कैसा होता है, तो कहेंगे कि ग्रसनी लिखेंगे यह 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। 12 से 14 सेंटीमीटर कैसी होती है, लंबी होती है ना। दूसरा, यह श्वास नली व आहार नली का सहमार्ग होती है। तब समझा रहा हूं, आराम से समझिए, फिगर दिखा रहा हूं मैं। होती है, यह कीपाकार होती है। कीपाकार होती है, जो इसकी लाइनें है पहले मैं वो लिख दे रहा हूं कि मैं आपको एक एक समझा रहा हूं। आगे इस पर पत्ती जैसी एक संरचना पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है जो भोजन निगलते समय बंद हो जाती है तथा भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। आ जाओ समझते हैं फिगर से। होता क्या है बेटा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, थोड़ा सा देखिएगा मुख की संरचना। अगर आपने ध्यान से देखा होगा ये मुख की संरचना, ऐसा मैंने कुछ बनाया था, ये वाला हिस्सा, ठीक ना। ये होता था हमारा मुख और ये होती थी हमारी नाक के इधर से हम सांस लेते थे, इसको हम कहते हैं श्वास नली और इसको हम कहते हैं आहार नली। यानी कि मुख समझ लीजिए, आगे कुछ आहार नली बनेगा, आहार नली। तो अगर आप ध्यान दीजिए, ध्यान क्या दीजिए, श्वास नली। अगर आप देखेंगे श्वास नली और आहार नली, पहले तो इसकी मेन लाइन, पहली बात क्या याद करें कि कितनी बड़ी होती है, तो ये 12 से 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा ये वाला 12 से 14 सेंटीमीटर का जो हमारा हिस्सा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ग्रसनी बोलते हैं। दूसरी लाइन क्या, या श्वास नली और आहार नली का सह मार्ग है। सह माने क्या होता है, सह माने होता है साथ, और मार्ग माने तो जानते ही, मार्ग माने रास्ता। यानी कि श्वास नली भी आगे आके कहां खुलेगी, ग्रसनी में, और आहार नली भी आगे चल के कहां खुलेगी, ग्रसनी में। अगर अगला लाइन क्या दिया हुआ, या कीपाकार होता है। कीपाकार का मतलब कुछ ऐसा, आप देखो यहां चौड़ा है, नीचे देखो पतला है। हमारे घर में पहले तेल भरने के लिए ऐसे आती थी ना, कीप आती थी तेल भरने के लिए, उसी तरीके से हमारी क्या होती है, ग्रसनी होती है। ये यहाँ चौड़ा होता है, क्यों चौड़ा होता है समझ लीजिए, या एक तरीके का क्या है, तिराहा है। यहाँ सांस भी आएगी और भोजन भी आएगा। अब इसी के ऊपर ध्यान से देखिए, इसी के ऊपर एक पत्ती के जैसी संरचना होती है, पत्ती के जैसे संरचना होती है,
जो भोजन को निगलते समय बंद हो जाती है, इसको लिखा नहीं, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भाई मेरे घाटी ढापन, यानी कि जिसको आप गांव में बोलते हैं घेटी, उसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? घाटी ढापन। जब आप खाना खाते वक्त बात करते हैं या खाना खाते हैं तो खाना आहार नली में ना चला जाए, इसको ये बंद करने का काम कौन करता है? तो यही होता है हमारा घाटी ढापन। आपके बचपन में एक सवाल आता रहा होगा कि खाना खाते वक्त खाना फेफड़े में क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि वहां क्या पाया जाता है? वहां पाया जाता है घाटी ढापन, यानी कि जो क्या करता है? वायु मार्ग को ढक लेता है और भोजन आगे नहीं जा पाता है। तो ग्रसनी के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? पहली चीज, ग्रसनी होती है 12 से 14 सेंटीमीटर और यह क्या होती है? आहार नली और श्वास नली का सह मार्ग होती है। एक बात और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यह ध्वनि को गूंज प्रदान करती है, गूंज प्रदान करती है। अब कहेंगे सर गूंज प्रदान करती है का मतलब? भाई अगर देखो, जब आप बोलते हो तो यहां आप कभी भी बोलिए तो यहां वाइब्रेशन होता है, यानी कि कंपन न हो रहा होता है। आप बोलते वक्त टच करिए तो लगेगा कि वाइब्रेशन हो रहा है ना? अब क्या होता है? तो ये टीप जैसा होता है, और जब कभी कोई कमरा पतला हो और चौड़ा हो, फिर अब वहां बोलोगे आवाज गूंजेगी, और जब आवाज गूंजेगी तो आवाज क्या होगी? तेज होगी। तो जो हम बोलते हैं, जो आप बोलते हैं, जब ये बोलेंगे तो उस आवाज को तेज करने का काम भी कौन करता है? ग्रसनी करती है। तो ग्रसनी क्या क्या काम करती? 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी या 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। दूसरा क्या काम करती भाई साहब? ये कैसी होती है? कीप आकार की होती है, शंकु जैसी होती है। श्वास नली आहार नाल का सह मार्ग होती है, इस पे एक पक्षी के जैसी संरचना पाई जाती है जिसे घाटी ढापन कहते हैं, या भोजन को श्वास नली में जाने नहीं देती है। और एक बात, ये क्या करती है? या ध्वनि को गूंज प्रदान करती है। अब इसके बाद अगर हम चलेंगे, अगला अंग है हमारा तीसरा। देखिए हमने मुख पढ़ लिया, हमने ग्रसनी पढ़ लिया। अब ग्रसनी के बाद इसके बाद वाला ये वाला हिस्सा, इस हिस्से का नाम क्या होता है? इस हिस्से का नाम होता है ग्रास नली, या फिर इसी को आहार नली भी कहते हैं या आहार नाल कहते हैं। चलो आ जाओ, अब हमें समझना है किसके बारे में? हमें समझना है आहार नाल के बारे में। तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? तो यहां से यहां तक इसकी लंबाई लगभग 23 से 24 सेंटीमीटर होती है। तो यहां अगर आप चाहे तो इस बात को देखो, कुछ भी कष्ट नहीं है, खाली समझना है, इधर देखना है और लिखना है। क्या काम करता है भाई आहार नाल? तो लिखेंगे इसकी लंबाई कितनी? लगभग इसकी लंबाई लगभग 23 से 24 सेंटीमीटर होती है। एक बात अब याद रखो, एक बात और, ये क्या करता है? यहां लिख रहा हूं, यह क्रमानुकुंचन गति करता है, या मैं समझा चुका हूं फिर भी बताऊंगा, यह क्रमानुकुंचन गति करता है, गति करता है। क्रमानुकुंचन गति का मतलब क्या होता है बेटा? देखो भोजन, अगर मैंने बताया, अगर यहां से भोजन मान लीजिए ये ऐसे है, अब अगर भोजन आएगा तो ये पीछे का हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा, आगे का खुल जाएगा, समझ गए? अब अगर भोजन मान लो इस जगह आ गया तो फिर यहाँ वाला भोजन पीछे का ब्लॉक होता है कि भोजन वापस नहीं जाए, भोजन इसमें फिसल कर जाता है। समझा रही बात है? तो ये क्रमानुकुंचन गति करता है। और ये लाइन जो लिखवा रहा हूं, ये ग्रास नली की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे पूछेगा कि क्या ग्रास नली में, है ना, तो लिखेंगे इसमें कोई ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। अब यहां से सवाल बनता है कि क्या आहार नाल में कोई ग्रंथि पाई जाती है? तो आप कहेंगे नहीं, आहार नाल में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। फिर आएगा कि भोजन कैसे जाता है? तो भाई जब आपने खाना
खाया है तो आपके मुख में पाई जाती है लाल ग्रंथियां, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। मुख में पाई जाती है लाल ग्रंथियां जो भोजन को गीला बनाती हैं, और जो हमारा ग्रास नली है ये क्रमानुकुंचन गति करता है, तो भोजन उस नाल की सहायता से फिसल फिसल कर कहां जाता है ना, आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, और फिर वो कहां पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है अगले भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। तो ग्रास नली से क्या लाइन इंपॉर्टेंट है, ग्रास नली से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। बात खत्म। अगला टॉपिक आपका बचा है आमाशय, फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़े। देखिए मैं एक एक पार्ट में चल रहा हूं। मैंने आपको मुख गुहा समझा दिया, मुख गुहा में दांत के बारे में, जीभ के बारे में। लाल ग्रंथि क्योंकि ग्रंथि वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तो उसे अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ग्रंथि वाले में पढ़ेंगे। हमने ग्रसनी पढ़ लिया, हमने आहार नाल पढ़ लिया, अब हमारा बचा है क्या, आमाशय। फटाफट नोट करिए, हम आमाशय भी पढ़ेंगे, जल्दी करिए। समझिए आगे। अब समझेंगे किसके बारे में, आमाशय के बारे में। तो ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए, फिर एक एक लिखवा रहा हूं। अगर हमने देखा ये रहा मुख, इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, ग्रसनी। इसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, आहार नाल। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, मैं फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मुझे एक एक भाग को आपको समझाना है। कुछ ऐसा, ऐसा कुछ होता है हमारा आमाशय। तो अगर मैं यहां से काट दूं, अगर आप कहें तो यहां से मैंने काट लिया, ये हो गया हमारा आमाशय। तो पहले आमाशय के बारे में थोड़ा सा नॉलेज जुटा लेते हैं, फिर मैं आपको इसके कार्य समझाता हूं, कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से भाग हैं। तो देखिए आमाशय की पहली लाइन क्या होती है, यह लगभग कितना होता है, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। एक बात। दूसरा, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है, आगे, यह जठर रस का निर्माण करता है। आगे, इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट बनेगी, जठर ग्रंथियां लगभग 3.5 करोड़ होती है ना, जो पेप्सिन, ये सारे याद रखिएगा, लाइपेज व HCl का श्रावण करती हैं। ये रहा पेट के बारे में बेसिक नॉलेज। अब क्या करना है, एक एक को हमें समझना है इसके भाग के बारे में। तो देखिए इसका पहला भाग, जो आमाशय का पहला भाग, ये वाला हिस्सा, जो भाग यहां मैं लिख दे रहा हूं, फिर एक एक बता रहा हूं। पहले भाग, आमाशय के कितने भाग होते हैं, आराम से समझिए। ये पहला भाग है, तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डियक भाग। कौन सा भाग बोलते हैं, याद करना पड़ेगा ये आपको। आमाशय का वह हिस्सा जो आहार नली से जुड़ता है या ग्रास नली से जुड़ता है, उसे हम कार्डियक भाग बोलते हैं। अब ये देखो, इसको बोलते हैं ग्रहणी। ये वाला हिस्सा है ग्रहणी। ग्रहणी के पास वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। इसको क्या बोलते हैं,
पाइलोरिक। इसके ऊपर का ये वाला जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं पंडिक या फिर फंडस, और बाकी जो बच जाता है इस भाग का नाम क्या होता है? पेशाग्र। समझिएगा बात को। कार्डियक भाग, पहला भाग कौन सा होता है? तो इसका पहला भाग होता है कार्डियक भाग। क्या लिखेंगे? यहां ग्रास नली से जुड़ता है। आमाशय का वह भाग जो ग्रास नली से जुड़ता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाई मेरे कार्डियक भाग। दूसरा क्या कहलाता है? फंडस, है ना? लिखेंगे कार्डियक, कार्डियक के पास स्थित भाग क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। आगे क्या है? पेशाग्र। सीरियल से चल रहा हूं मैंने वो आपको समझाने के लिए। पेशाग्र, है ना? तो आप कहेंगे कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक के अतिरिक्त संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? पेशाग्र कहलाता है। अगर आप ये वाला हिस्सा, ये कार्डियक हो गया, ये वाला हिस्सा फंडस हो गया, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा पाइलोरिक हो गया, बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा? पेशाग्र कहलाएगा। और लास्ट आपका कौन सा भाग है? लास्ट आपका है पाइलोरिक भाग। लास्ट हमारा क्या है? पाइलोरिक। तो लिखेंगे क्या? यह ग्रहणी से जुड़ता है तथा भोजन को कहां पहुंचाएगा? आगे छोटी आंत में पहुंचाता है। ठीक है? अब देखो एक बात और इसको नोट करके लिखिएगा कि आमाशय में क्रमानुकुंचन यानी आकुंचन संकुचन, फैलना सिकुड़ना, उसको मिला के बनता है क्रमानुकुंचन। आमाशय में क्रमानुकुंचन गति के कारण भोजन कैसा बन जाता है? भोजन लुगदीनुमा बन जाता है। समझा रही बात है? इसकी क्या क्या लाइनें इंपॉर्टेंट है? तो ये वाली लाइन मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ लेगा कि जठर रस का निर्माण कौन करता है? तो याद रखिएगा आप आमाशय को एक और नाम से जान सकते हैं, जठर। और जठर माने क्या होता है? पेट। अब आपसे पूछ लिया वो ऑफिशियलिटी में कि जठर रस का निर्माण कौन करता है ना? गैस्ट्रिक जूस का निर्माण कौन करता है? तो याद रखना पड़ेगा कि भैया आमाशय। बिल्कुल, रस माने जूस ही होता है भाई साहब, है ना? तो आमाशय किसका निर्माण करता है? जठर रस। जठर माने क्या होता है? पेट होता है। तो जठर रस का निर्माण कौन करता है? आमाशय करता है। आमाशय के कितने भाग होते हैं? आमाशय के 4 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है? कार्डियक। दूसरा भाग फंडस, तीसरा भाग पेशाग्र, और लास्ट का जो भाग होता है उसको क्या बोलते? सॉरी, पाइलोरिक बोलते। ठीक है? अब आपसे पूछ ले कि पेट कौन कौन से एंजाइम का निर्माण करता? पेप्सिन और लाइपेज का निर्माण कौन करता है? आमाशय करता है, पेट करता है। ये पूछे जाते हैं कि आमाशय किस एंजाइम का निर्माण करता है, या ऐसे कोई रैंडमली आपसे घर पे पूछ लिया कि बताओ जो आमाशय है वो एंजाइम का निर्माण करता है या फिर हार्मोन्स का निर्माण करता है, तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए ना कि जो पेट है वो पेप्सिन और लाइपेज, क्या ये दोनों क्या है? पेप्सिन और लाइपेज दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? एंजाइम है। और एंजाइम को हम हिंदी में क्या बोलते? जिगर कहते। हमारे शरीर के अंदर भोजन को तोड़ने का काम, रासायनिक पदार्थों को तोड़ने का काम कौन करता है? एंजाइम करता। तो हम मुख से चले, हमने मुख पढ़ा,
मुख के अंदर हमने दांत पढ़ा, हमने जीभ पढ़ा, हमने ग्रसनी पढ़ा, हमने आहार नाल पढ़ा, हमने पेट पढ़ा। अब हमें क्या पढ़ना है? ग्रहणी तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद शुरू क्या होगा? छोटी आंत, बड़ी आंत, समझ रहे हैं? छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद बची हुई ग्रंथियां पढ़ना है और आपका चैप्टर लगभग समझ लीजिए 70% तो खत्म है, 30% बचा हुआ है। तो यहां से सवाल बनते हैं, इसको नोट डाउन करें। बेस्ट ऑफ लक।